हेलो स्टूडेंट्स। तो आरआरबी जेईई वाले स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भैया आपने एएलपी वाले स्टूडेंट्स को गाइड किया, ग्रुप डी वालों को किया, टेक्नीशियन वालों को कर रहे हो, लेकिन हमें एक भी वीडियो नहीं दे रहे हो। तो गाइज ये आप लोगों के लिए एक वीडियो हाजिर है जिसे आप लोगों को एग्जाम से पहले जरूर से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी वीडियोस टेक्नीशियन वाले या एएलपी वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई है उन वीडियोस से उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, जिसके दम पे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्टूडेंट्स लेके भी आ रहे हैं। तो जितना हमसे हो पाएगा हम लोग कहेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं ये बोल देता हूं कि अगर आपने इससे पहले एएलपी का एग्जाम हमारी गाइडेंस में दिया है, या टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हो, या ग्रुप डी का भी एग्जाम दिया है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं और आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख कितना गुना आप ये देख लीजिए, 8,000 वैकेंसीज है, 15 गुना बच्चा लिया जाना है, करीब करीब 1,20,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने वाला है। 1,20,000 स्टूडेंट्स में आप लोगों को आना है, क्योंकि अभी लगभग 15 गुना बच्चे तो लिए ही जाने हैं और उनका मन करेगा तो वो 20 गुना बच्चे भी ले सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 15 गुना बच्चे ले रहे हैं और 8,000 सीट्स हैं, तो 15 × 120 यानी कि 1,20,000 स्टूडेंट्स में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। और जो सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, आप लोगों ने 60 मिनट्स के अंदर 75 क्वेश्चंस किए हैं एएलपी के अंदर, टेक्नीशियन में आप 90 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सेम टू सेम यहां पे है, बस आप लोगों के मन में जो ये डर है कि भाई मेरा 100 क्वेश्चंस का टेस्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, सिलेबस सेम टू सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो चेंज हुआ है। कहीं पे 20 नंबर की जीके आ रही है, कहीं पे 10 नंबर की आ रही है, कहीं पे 40 नंबर की साइंस आ रही है, कहीं पे 30 नंबर की साइंस आ रही है। तो इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, जब आपने सारा का सारा सिलेबस कवर कर लिया है, तो अब आपसे साइंस के चाहे 20 क्वेश्चन पूछे, चाहे 40 क्वेश्चन पूछे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, पेपर आप लोगों का इजी आने वाला है, इजी टू मॉडरेट। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का पेपर देखने को मिलेगा। लगभग आप लोगों का जो लेवल है वो आरआरबी जेईई प्री, वो आरआरबी एएलपी प्री के जैसा या इससे थोड़ा सा अप देखने को मिलेगा, जबकि टेक्नीशियन का पेपर आप लोगों के पेपर से टफ हो सकता है। ऐसी संभावनाएं पूरी है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक एग्जाम के दम पे सिलेक्शन होने वाला है। आप लोगों का तो अभी मेंस है, मेनली तो आपका वही एग्जाम है, ये तो सिर्फ आप लोगों को छांटने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम कराया जा रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहां जो 1.5 लाख स्टूडेंट्स वो 1,20,000 स्टूडेंट्स लिए जाने वाले हैं, उन लोगों का जो पेपर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला है। आप लोगों को सोर्सेस सारे पहले ही बता दिए थे। इस टाइम पे हम लास्ट टाइम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे कि किन चीजों पे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा एग्जाम में जो प्रेशर हो जाता है उस चीज को कम करने में हेल्प करेंगी। देखिए, ये एएलपी के लिए बात लिखी हुई है, तो जो टेक्निक्स एएलपी को सोल्व करने के लिए थी वही सारी चीजें तो यहां है। ऐसा थोड़ी है कि भाई जेई के लिए अलग से चीज होगी, एएलपी के लिए अलग से चीज होगी। अरे पेपर को सोल्व करने की टेक्निक्स एक ही है। और तो और यहां तो मेरे लिए और आसान हो गया यार, 90 मिनट मिल गए मेरे को। तो गाइस सेफ स्कोर की भी बात करेंगे कि आप लोगों का कितना सेफ स्कोर रहेगा। चलिए पहले सेफ स्कोर की बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो सेफ स्कोर किसी भी टीचर के द्वारा बताना असंभव होता है, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि 1,20,000 स्टूडेंट्स लिए ही जाने हैं। अब जब ये 1,20,000 के आसपास स्टूडेंट लिए जाने हैं, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी में, देखिए अगर पेपर एएलपी जैसा रहता है तो आप मान के चलिए कि आप लोगों का अच्छा खासा अटेम्प्ट होना चाहिए, कम से कम 65 मार्क्स तो आपके बने ही जाएं, आप लोगों के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। और देखिए, कट ऑफ सिर्फ एक चीज पे वेरी नहीं करती है कि भैया सिर्फ एक कट ऑफ बता दिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर बोर्ड की कट ऑफ अलग जाएगी, हर कैटेगरी की कट ऑफ अलग जाएगी। कट ऑफ एक फैक्टर पे नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपके 65 या 70 मार्क्स आने चाहिए। आप लोगों को अगर 100% प्री क्लियर करना है तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप लोगों का कम से कम इतना होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे कम से कम 75 या 80 के आसपास। आप कहोगे तूने कभी किया है? भाई मेरी बात मत कर, मैंने किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। मेरे खुद के 87 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। तो आप ये मत कहा करिए, आप कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं आ रहे तो आप दूसरे को ब्लेम न करके कोशिश करिए लाने की, तभी मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये बात समझ लीजिए। जब आप अटेम्प्ट करेंगे इतना, ये 80 है तो बहुत कम बता रहा हूं मैं, लड़के अटेम्प्ट करते भाई साहब 93, 94, 96 ये अटेम्प्ट रहते हैं बच्चों के।
समझ रहे हो। लेकिन आपके यहाँ जीके का भी रोल है, इसलिए उतना अटेम्प्ट नहीं भी हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का कम से कम 80 के आसपास 85 के आसपास अटेम्प्ट रहेगा। और ये तब बोल रहा हूं मैं जब एक एवरेज पेपर आएगा। मान लेते बहुत इजी आ गया, आप खुद 90 95 कर पा रहे हो तो 80 पे थोड़ी रुकोगे। अगर 95 जा सकते हो तो 95 तक जाना है। अगर आपका पेपर बहुत डिफिकल्ट है, आप 70 ही जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे, मत जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है सारी चीजें। तो गाइज आप लोगों का अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग इतना स्कोर हो जाना चाहिए, आप लोगों के पूरे चांसेस हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो आप मान के चलिए कि 62 या 60 के आसपास आप लोग स्कोर करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना ही लाना है, इतने में आप सिक्योर हो जाएंगे, बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। बाकी एससी एसटी की बात करें तो वही आप लोगों के 55 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी ओबीसी के साथ साथ 60 के आसपास रहेगी। तो इस तरीके से एसटी वालों का तो और भी कम में, लगभग 50 में ही सिलेक्शन हो जाएगा, और भी कम में सिलेक्शन हो सकता है। तो कम से कम इतना स्कोर तो आप लोग कर ही लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा तो जितना कर सको उतना करना है। ये मैं अभी ज्यादा बता दूंगा ना तो बहुत सारे लड़के गाली देने लग जाएंगे। रियल बात यही है बेटा कि कंपटीशन बहुत है, जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो ना उतने मार्क्स लेके आने चाहिए। अब बात करते हैं आप लोगों की जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इस टाइम पे आप लोगों को अपने दिमाग को एक रिलैक्स फीलिंग देनी है कि मैंने जितना पढ़ लिया है वो बहुत है और मैं अपना पेपर अच्छा करके आऊंगा। अगर इस टाइम पे आप ये करोगे कि ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, एग्जाम में बहुत कुछ चीजें छोड़ के आ जाओगे। अब माइंड को सेटिस्फाई करो, माइंड को सेटिस्फेक्शन देने के लिए आपको बोलना है कि हाँ भाई जितना तूने पढ़ लिया बहुत है और अब इसी से पेपर देके आना है और इसी से पेपर फंसने वाला भी है। तब जाके आपका मन शांत शांत होगा और शांत दिमाग से बहुत अच्छी चीजें या बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। ये बात लिखी हुई है आउट ऑफ 75 कि अगर आपके 40-45 मार्क्स आ रहे थे तो उन लोगों को बोला था कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आपके इस टाइम पे 60 मार्क्स आ रहे हैं, 55 मार्क्स भी आ रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब जितनी तैयारी होनी थी वो तो हो गई। अब उस चीज को छोड़ दीजिए, रिलैक्स फील कराइए माइंड को और थोड़ा बहुत जो ऊपर से रिवीजन करना है वो चीज कर लीजिए। अदरवाइज आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर के लेवल पे ही डिपेंड करेगा। बस एक बात ध्यान रखना मेरी तरफ से, पेपर में अटकना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, ईगो नहीं दिखानी है कि नहीं जी मुझसे क्वेश्चन हुआ क्यों नहीं, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था। ऐसा मेरे साथ ग्रुप डी में हुआ, मेरे 5 क्वेश्चन शिफ्ट में आए गलत, जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो कर भी सकते थे वो भी छूट गए, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस पे लिपटा रहा। तो आपको पहले राउंड में इजी इजी क्वेश्चंस करते चले जाना है जितने हो रहे हैं, चाहे आपसे 50 ही क्वेश्चन क्यों ना हो। जब आप दूसरा राउंड मारोगे तो जो चीज आपको पहली बार दिमाग में नहीं आ रही थी वो जब आप दूसरी बार आओगे तो आ जाएगी, क्योंकि माइंड रिलैक्स फील कर चुका है, उसके दिमाग में ये आ गया कि यार जितना मुझसे होना था वो हो गया। ऐसा ना हो कि आप 70 ही क्वेश्चंस देख पाओ और पीछे के जो 30 क्वेश्चंस थे उसमें से 20 क्वेश्चन आपको आते हुए थे, तो आप लाखों लड़कों से पीछे हो जाओगे। ये गलती मत करना। बस अगर आपने ये गलती कर दी तो फिर इसकी तो कोई सजा, मतलब क्या बोलूं मैं, इसकी कोई माफी नहीं है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके रॉ मार्क्स हैं। कट ऑफ जो बनती है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे बनती है, कई बार सिर्फ डिफिकल्ट होती है, कई बार कुछ होता है, तो आप टेस्टों के मार्क्स से अपने आप को एनालाइज ना करें। पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेफ अटेम्प्ट क्या होगा ये मैंने बता दिया कि सेफ अटेम्प्ट कोई डिसाइड नहीं कर सकता, जितना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो उतना ज्यादा अटेम्प्ट करना है अगर आपसे हो पा रहा है तो। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स ये छोड़ो, एएलपी में इतनी है ये छोड़ो, ये हो गया इतनी बात। मोस्ट इंपोर्टेंट ये एएलपी सीबीटी 2 के लिए हम लोग लेके आने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, वो भी बहुत ही नॉमिनल सी फीस में। जहां आप लोगों को बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है, हम लोग अपनी पूरी टेस्ट सीरीज, अपनी बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बहुत ही मिनिमम सी फीस के अंदर। गाइज अगर आप लोग अभी टेक्स्ट बुक परचेज करना चाहें पास, तो इस टाइम पे बहुत नॉमिनल सी फीस 395 रुपए में जीएसपी 10 यूज करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर किसी को लेना है तो इस टाइम में बहुत कम फी है आज और कल के लिए, तो आप इस ऑफर का भी बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी इसके लिए किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आपका मन हो तो यूज करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइज अब हम लोग बात करते हैं लास्ट, ये जो चीजें हैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों पर ध्यान देना है कि एमसीक्यू सोल्व करते समय, ये मैं हर बार बताता हूं आप लोगों को, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कई बार क्या होता है कि हर क्वेश्चन हर किसी को नहीं आता है, कुछ क्वेश्चंस आपको साइंटिफिक गैस करने पड़ते हैं। आपने यूपीएससी वाले स्टूडेंट से सुना होगा कि क्वेश्चन सारे आते नहीं थे उनको, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन बना के आते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी तो बेटा नए नए क्वेश्चंस बनाता है, ऐसा नहीं है कि उसके किसी बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन उठा लिया, वो नए नए क्वेश्चंस बनाते हैं।
तो आपको अपनी नॉलेज के दम पे और साइंटिफिक गैस के दम पे ही क्वेश्चंस करने होते हैं। तो उसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि ऑल ऑफ द एबव में 90% केसेस में ऑल ऑफ द एबव वाला जो आंसर होता है वो ठीक होने के चांसेस होते हैं, और नोटा जो क्वेश्चन का आंसर है वो 10% केसेस में ही ठीक होता है। अगर कहीं पे एक्सट्रीम वैल्यूज है तो वो आप लोग ये समझिए कि एक्सट्रीम वैल्यूज को कभी भी सही नहीं माना जाता है, उन चीजों को आप हटा सकते हैं, वो आंसर नहीं होते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब कोई ऐसे अतिशयोक्ति वाले सेंटेंस कि ऐसा कभी नहीं होता है, पूर्वानुमान कथन वाले क्वेश्चन में बोल दे, या ऐसा हमेशा होता है, तो ये वाली जो चीजें होती हैं ये आमूमन गलत होती हैं, ये चीजें सही नहीं मानी जाती हैं। समान आंसर वाले ऑप्शंस, देखिए कई बार तुम देखोगे 4 ऑप्शंस हैं, उसमें 2 ऑप्शन समान है या आसपास के ऑप्शंस दे रखे हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए ये वाली चीजें मैं बहुत डेप्थ में समझा चुका हूं पहले, अभी यहां टाइम नहीं है, लेकिन ऐसे बता रहा हूं। तो उनमें पॉसिबिलिटी होती है कि जो आसपास के आंसर्स दे रखे हैं ना, उन्हीं 2 में से कोई एक आंसर होगा। इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं। अब ये मैं समझाता, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मैं पहले बच्चों को समझा चुका हूं। ब्रेन सिग्नल्स को पहचानना चाहिए। ब्रेन सिग्नल्स क्या, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपका दिमाग काम करता है और उस आंसर को पकड़ लेता है कि ये आंसर है। फिर जब आप सोचते हैं तो फिर वो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, आपका दिमाग कहता है नहीं ये भी है, ये भी है। तो अगर पहली बार में किसी चीज को पकड़ रहे हो तो उसके चांसेस बहुत होते हैं ठीक होने के। तो अगर मान लो तुक्का मारना पड़ जाए कभी, पहली बात तो तुक्के मत मारो, लेकिन अभी कभी मानना भी पड़ जाए तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपके सोचने से पहले दिमाग जो चीज को सोच लेता है, मतलब आप देखिए एक बार क्वेश्चन देखा आपने, दिमाग ने कहा ये आंसर है, फिर आप सोचते हो कि नहीं यार ये नहीं, वो चीज गड़बड़ा जाती है जैसे ही पहली बार पहचाना, क्योंकि आपका जो माइंड है वो उस चीज को पकड़ लेता है जो आपने पहले पढ़ी होती है कभी, समझ रहे हो। जैसे उसने बोला कि भारत का पहला तैरता हुआ पार्क कहां है, जैसे आया कोलकाता ऑप्शन, जैसे आया दिल्ली, उसने कोलकाता ये पढ़ा हुआ है मेरा, तो उस आंसर को वो पकड़ लेता है दिमाग आपका कई बार। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़कर आगे बढ़ना है। देखिए अगर आपको अपने एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता पानी है ना, तो आपको स्किप करने की एबिलिटी आनी चाहिए। अगर आपके अंदर अभी तक ये एबिलिटी नहीं है, मैं कह रहा हूं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्वेश्चंस को छोड़ने की कैपेबिलिटी जिस बंदे के अंदर होगी वो बंदा बहुत जल्दी सफल हो जाएगा। बड़े क्वेश्चंस जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, पजल्स के क्वेश्चंस, टॉपर्स जिनको आते भी हैं वो लोग भी पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करते उन क्वेश्चंस को। क्यों? क्योंकि उनको पता है हर क्वेश्चन का एक ही तो नंबर मिलना है। वो लोग चलते जाते हैं, पहले लास्ट तक राउंड मारते हैं, मार्क्स फॉर रिव्यू करके निकलते हैं। जिनको उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन मैं कर तो लूंगा लेकिन टाइम लेगा, मार्क्स फॉर रिव्यू करके निकलेंगे। जब दूसरे राउंड में आएंगे तब उन क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पहले एक राउंड मारना जरूरी है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस इजी मिलेंगे। और अगर मेरे वो क्वेश्चन छूट गए इन टफ क्वेश्चंस के चक्कर में तो फिर मैं कंपटीशन से बाहर हूं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन मैक्सिमम केसेस, देखिए ये केस स्टडी हुई है पहले। एग्जामिनर ऐसा भी नहीं चाहता है कि आपने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा और पहली बार में आंसर ए हो गया, ऐसा नहीं चाहता एग्जामिनर। और ना ही एग्जामिनर ये चाहता है कि आप इतना दिमाग लगाओ कि पहले ए भी चेक करो, फिर बी भी चेक करो, फिर सी भी चेक करो, फिर डी भी चेक करो। इसलिए कोई भी आदमी आंसर जो रखता है, मेनली अगर कभी तुक्का मारना पड़ जाए तो बी या सी में से मैक्सिमम आंसर होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, ये एग्जाम में किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है। तो अपने एग्जाम में टाइम से पहुंच जाना, टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। फालतू की चीजें, अपने बराबर वाले ने ज्यादा पढ़ा है कम पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे के नकल के चक्कर में नहीं रहना है। जो आपका दिमाग है बस उसी को यूटिलाइज करिए, उसी के दम पे आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, फालतू की चीजें में नहीं। एक बात ध्यान रखना, कोशिश करें कि एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपने देखा ही ना हो। पेपर में 2 राउंड जरूर से जरूर मानने हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। पहले राउंड में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो कम टाइम में पहली बार में बन जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस को आप मार्क फॉर रिव्यू करके निकल के आगे बढ़ें और बाद में कंप्लीट करें। क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो उसे आराम से और ध्यान से दोबारा पढ़ लो। और सारे, हाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन आता था फिर भी गलत हो गया। वो इसलिए गलत होता है कि आप लोग क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ते हो। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखने के बाद ही क्वेश्चंस का आंसर दें। ऐसा ना हो क्वेश्चन पढ़ा, अरे ए ही है, ए नहीं बेटा, पहले चारों ऑप्शन देख ले। ऐसा हो सकता है कि दूसरा आंसर भी सही हो, तीसरा आंसर भी सही हो, नीचे ऑल ऑफ द अबव हो। इसलिए पहला आंसर आपको डायरेक्टली नहीं लगाना है। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आई। जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना दे। क्वेश्चन भले ही इजी है लेकिन आप लोगों को
जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है, चारों ऑप्शंस देख के ही आंसर देना है। इजी क्वेश्चंस के आंसर को भी एक बार चेक कर लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बहुत हद तक गलत हो जाता है। लड़के सोच लेते हैं सही है, जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है, आपने जल्दी से पढ़ा तो सही नहीं को भूल गए, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे निम्नलिखित में कौन सा सही, उन्होंने पूछा सही नहीं है, आप लोगों ने देखा पहला ही सही था, यही सही है। अबे सही नहीं पूछा है भाई, सही नहीं पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ लो। और दूसरी चीज है, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं यहाँ पे डेप्थ में तो नहीं बताऊंगा, अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है, ठीक है। जब जैसे मान लीजिए बहुत सारी डिजिट को जोड़ने के लिए दे रखा है और आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो उसे अप्रोक्सीमेशन करके जोड़ लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन करके गुणा कर लेते हैं, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। साइंटिफिक गैस करना चाहिए, किस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है किसको नहीं, इसकी नॉलेज भी आप लोगों को होनी चाहिए। और ये आप लोगों को पता चली गया होगा, आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे नहीं पड़ना है, यूनिट्स के दम पर भी फॉर्मूलाज निकालकर आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। बाकी हम लोग जो है CBT 2 की बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ तैयारी कराने वाले हैं, और सेम फॉर्मूलाज टेक्नीशियन थर्ड पे भी फॉलो होते हैं, और वही चीजें RRB JEE CBT 1 पे फॉलो होती हैं, इसलिए आप घबराइए नहीं। आगे हम लोग ग्रुप डी और ALP CBT 2 की बेहतरीन तैयारी के साथ आपके साथ आने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। किसी को कोई भी डाउट हो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बाकी मेरी ओर से यही फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। बाकी तो देखिए, जो गाइडेंस सेशंस चलते रहते हैं, आप उनको देखते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें डेली बेसिस पे पता चलती रहती हैं कि अप्रोक्सीमेशन मेथड को कैसे यूज करना है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।